हम लोग पढ़ रहे थे बायबैक, याद आया? क्या पढ़ रहे थे? बायबैक। बायबैक में कंपनी अपने शेयर्स खरीद लेती है अपने ही शेयर होल्डर से। बेसिकली बायबैक के ऊपर कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस लगते हैं और उसके साथ साथ सेबी रेगुलेशंस अगर वो लिस्टेड कंपनी है। कंपनीज एक्ट के जरा कंडीशंस बताइए, क्या क्या कंडीशंस होती थी? सबसे पहले अच्छा हम पूछ रहे थे कहां कहां से हो सकता है बायबैक? फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से, और इशू ऑफ फ्रेश शेयर से। ठीक है, लेकिन वो किसी दूसरी कैटेगरी के होने चाहिए। फिर हम लोगों ने देखा था आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन होना चाहिए बायबैक का। कितना परसेंट करने पर बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए होता है? 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल की पेड अप इक्विटी, पेड अप इक्विटी की पेड अप कैपिटल, पेड अप इक्विटी कैपिटल 10% तक अगर करना है तो बोर्ड की परमिशन चाहिए। 10% से ज्यादा करना है तो शेयर होल्डर्स की परमिशन थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन। और अगर मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? 25%। 25% से ज्यादा बायबैक करना अलाउड नहीं होता। ठीक है, डेट इक्विटी रेशियो बायबैक करने के बाद 2:1 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा, थैंक यू। मेथड्स ऑफ बायबैक में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कैसे बायबैक किया जा सकता है। इसके पहले क्या आप बता सकते हो बायबैक पीरियड क्या होता था? बायबैक पीरियड कहां से शुरू होता था और कहां खत्म होता था? जहां रेजोल्यूशन पास हुआ है वहां से शुरू होता था, और फाइनल पेमेंट जब करी जाती थी शेयर होल्डर्स को तब वो पीरियड खत्म होता था, और उस ड्यूरेशन को हम लोग बायबैक पीरियड कहते थे। मेथड्स ऑफ बायबैक में आइए, यहीं से आई थिंक स्टार्ट करना था। ओके, मेथड्स ऑफ बायबैक में देखिए सबसे पहले कह रहे हैं कहां से खरीद सकते हैं? फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थ्रू टेंडर ऑफर। टेंडर ऑफर का मतलब यहां शेयर होल्डर्स को ऑफर दिया जा रहा है कि आप लोग अपने शेयर्स टेंडर कर दें। तो कंपनी ने एक प्राइस डिसाइड किया और उस प्राइस को उन्होंने ऑफर लेटर के थ्रू शेयर होल्डर्स को बता दिया। जो जो लोग अपने शेयर बेचना चाह रहे हैं वो टेंडर ऑफर के थ्रू अपने शेयर सेल कर देंगे। इसके अलावा हम लोग बायबैक कर सकते हैं फ्रॉम द ओपन मार्केट। अब ओपन मार्केट से बायबैक करने के देखिए दो तरीके हैं, बुक बिल्डिंग प्रोसेस एंड स्टॉक एक्सचेंज। बुक बिल्डिंग याद आया? बताओ बुक बिल्डिंग में क्या हो रहा होगा? कह रहे हम ओपन मार्केट से खरीदेंगे जहां प्राइस फिक्स कैसे होगा? बुक बिल्डिंग के थ्रू। देखिए एक तरीका ये हुआ, ध्यान से सुनिएगा, एक तरीका ये हुआ कंपनी ने कह दिया हम 100 रुपए पे आपके शेयर खरीदेंगे, ये फिक्स प्राइस मेथड हो गया। और एक तरीका ये हुआ जिसमें प्राइस डिटरमाइन किया जाता है बिडिंग्स के थ्रू। बिडिंग्स वाले सिस्टम को ही हम लोग बुक बिल्डिंग कहते थे। जैसे कंपनी इसमें एक फ्लोर प्राइस और एक कैप प्राइस डिसाइड करती थी। फ्लोर प्राइस कौन सा प्राइस होता था? लोअर प्राइस, जो लोएस्ट होता था। और कैप प्राइस कौन सा होता था? जो हाईएस्ट। इसको हम लोग प्राइस बैंड कहते थे। जैसे कंपनी ने कहा 10 रुपए से 100 रुपए के बीच में बोली लगाइए। अब ज्यादा से ज्यादा शेयर होल्डर्स ने जो प्राइस कोट किया है वो प्राइस डिसाइड हो जाता था। तो अगर मैक्सिमम लोगों ने 90 रुपए पे बोली लगाई है तो 90 रुपए डिसाइड हो जाएगा बायबैक प्राइस की तरह। ठीक है, अगर इस मेथड के थ्रू बायबैक किया जा रहा है तो उसको हम लोग कहते थे थ्रू बाय बुक बिल्डिंग प्रोसेस। और दूसरा है थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू कैसे बाय होगा? जैसे नॉर्मल ट्रांजैक्शन होता है, बस बायर के तौर पर सौदा कौन बुक कर रहा होगा? कंपनी। कंपनी ने एज अ बायर अपना ऑर्डर प्लेस किया और जो भी सेलर्स है वो अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे। ऑर्डर मैचिंग सिस्टम के थ्रू जैसे ही ऑर्डर मैच हो जाएगा बायबैक ऑफ शेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तरीके हैं बायबैक के, जिसमें हमने आपको बताया था जो ओपन मार्केट्स का स्टॉक एक्सचेंज वाला मेथड है। देखिए ऐसे ये रिड्यूस हुआ था, 15% ऑफ द पेड अप कैपिटल कर सकते थे टिल 31 मार्च 2023। फिर ये रिड्यूस करके 10% हुआ, फिर 5% हुआ, और अब कह रहे हैं 1 अप्रैल 2025 से ये वाला जो मेथड है ओपन मार्केट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज ये अब अवेलेबल नहीं होगा। तो 1 अप्रैल 2025 के बाद से देखा जाए सिर्फ दो मेथड्स अवेलेबल हो गए। एक कौन सा हुआ? टेंडर ऑफर, और दूसरा कौन सा हुआ? बुक बिल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, लेकिन अभी एग्जाम के लिए आपको स्टॉक एक्सचेंज वाला भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फाइन, चलिए अब यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सोर्सेस ऑफ बायबैक ये टॉपिक कर चुके हैं। सोर्सेस ऑफ बायबैक कहां कहां से कर सकते थे? फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एंड प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू। प्रोहिबिशंस फॉर बायबैक में आइए जरा। कह रहे हैं द कंपनी शैल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परचेज इट्स ओन शेयर्स थ्रू एनी सब्सिडरी कंपनी इंक्लूडिंग इट्स ओन सब्सिडरी कंपनी। एक बात बताइए, कंपनी खुद के शेयर परचेज करेगी वो बायबैक होगा, या अपनी सब्सिडरी के थ्रू अपने शेयर परचेज कराएगी वो बायबैक होगा?
आप समझ रहे, सब्सिडी के थ्रू हमने अपनी सब्सिडी से कह दिया कि मेरे शेयर खरीद लो, क्या ये बायबैक मान लिया जाएगा? नो। होल्डिंग और सब्सिडी में भले ही कंट्रोलिंग हो, लेकिन एंटिटी तो दो सेपरेट होती है। कह रहे बायबैक तब माना जाएगा जब कोई कंपनी अपने खुद के शेयर खुद खरीद रही है। सब्सिडी के थ्रू या किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू अगर आप अपनी कंपनी के शेयर खरीदवा रहे हैं, उसको बायबैक नहीं माना जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट में देखिए लिखा है कि आप बायबैक किसके थ्रू ना करें, थ्रू एनी सब्सिडरी कंपनी। और सेकंड में क्या लिखा है, थ्रू एनी इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो सब्सिडरी के थ्रू अगर कोई कंपनी अपने शेयर खरीद रही है वो बायबैक नहीं है, इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू अगर शेयर खरीद रही है तो उसको भी बायबैक नहीं माना जाएगा। थर्ड वाला पॉइंट में देखो क्या दिक्कत है, इफ अ डिफॉल्ट इज मेड बाय द कंपनी इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट पेमेंट देयर ऑन, कंपनी ने कुछ डिपॉजिट्स लिए थे वो नहीं पे करे, इंटरेस्ट नहीं दिया, डिबेंचर का रिडेम्पशन नहीं हुआ है, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन नहीं हुआ है, डिविडेंड नहीं पे किया है, बताओ ऐसी कंपनी बायबैक कर सकती है? क्यों, क्या दिक्कत है? कंपनी फ्रॉड है भाई। ये कह रहे हैं लायबिलिटी चुकाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, बायबैक करने के लिए पैसा कहां से आ गया? अगर आपके पास रिजर्व्स में पैसा है या आपके पास फ्रेश इश्यू से पैसा है तो उससे आप सबसे पहले क्या करें, लायबिलिटीज चुकाएं। मोर ओवर आपको याद होगा हम लोग बायबैक तब कर रहे थे जब कंपनी के पास सरप्लस कैश हो, वो वापस कर रहे थे। आज सरप्लस छोड़ो, हम अपनी लायबिलिटीज नहीं चुका पा रहे, ऐसे सिचुएशन की कंपनी जो है वो बायबैक नहीं कर सकती। अच्छा एक बात बताओ, मान लो 2020 तक ठीक है कंपनी का डिफॉल्ट रहा और 2020 में कंपनी ने ये सारी डिफॉल्ट चुका दी, 2021 में कंपनी बायबैक करना चाह रही है, क्या बायबैक कर सकती है? आपको क्वेश्चन समझ आ गया मेरा? 2020 तक डिफॉल्टर थी, 2020 में उसने अपने सारे लोन चुका दिए, सारे डिबेंचर रिडीम कर दिए, सब कर दिया। अब 2021 में वो बायबैक करना चाह रही है, कर सकती है कि नहीं? क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि आपने नीचे वाली लाइन पढ़ ली है ना? हाँ पता ही है, और क्या। द बायबैक इज नॉट प्रोहिबिटेड इफ द डिफॉल्ट इज रेमेडीड एंड अ पीरियड ऑफ 3 years has lapsed after default ceased to subsist, यानी वो डिफॉल्ट ठीक करने के भी 3 साल बाद हम बायबैक कर सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा? हाँ बेटा हाँ। इन्वेस्टमेंट कंपनी मतलब, इन्वेस्टमेंट कंपनीज का काम समझते हो, शेयर खरीदना बेचना उनका काम है। अब मान लो कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उस इन्वेस्टमेंट कंपनी को हम स्पॉन्सर कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एक ऐसे समझ लो, एक है ए कंपनी ए लिमिटेड और ये है इनकी इन्वेस्टमेंट कंपनी। इस इन्वेस्टमेंट कंपनी में मैक्सिमम पोर्शन ए लिमिटेड का ही लगा हुआ है। अब ए लिमिटेड ने इस इन्वेस्टमेंट कंपनी से कहा कि मेरे शेयर खरीद लो, ठीक है, तो क्या ये बायबैक माना जाएगा? नो। कह रहे इन्वेस्टमेंट कंपनी अलग है, ए लिमिटेड अलग है। अगर आप अपने शेयर्स अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू खरीद रहे हैं तो उसको बायबैक नहीं माना जाएगा। आपको किससे खरीदना है? शेयर होल्डर से खरीदना है, ठीक है। तो अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू बायबैक किया जा रहा है देन इन दैट केस उसको बायबैक कंसिडर नहीं करेंगे। बायबैक तब होगा जब हम शेयर होल्डर से लें डायरेक्टली, ठीक है। ये 3 प्रोहिबिशन हो गए, सब्सिडी के थ्रू नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू नहीं कर सकते, और अगर हमारे डिफॉल्ट है तो फिर हम बायबैक नहीं कर सकते। कितने साल तक? 3 years तक। चलो ऑथराइजेशन फॉर बायबैक पे आइए। क्या ऑथराइजेशन थे? पहला कहाँ लिखा होना चाहिए? आर्टिकल्स में, सब रिपीटेड पोर्शन है। आगे क्या लिखा है, क्या चाहिए? स्पेशल रेजोल्यूशन। थर्ड में लिखा है नो स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। क्यों? अगर 10% से कम है, 10% से कम है तो स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बोर्ड रेजोल्यूशन विल बी सफिशिएंट। इट हैज ऑब्टेन्ड द प्रायर कंसेंट ऑफ इट्स लेंडर। ये कौन सा पॉइंट है? इट हैज ऑब्टेन्ड द प्रायर कंसेंट ऑफ इट्स लेंडर इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट विद सच लेंडर। लेंडर्स कौन हुए कंपनी के? क्रेडिटर्स, ठीक है। कह रहे हैं अगर मान लीजिए कोई एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है, मतलब ये समझना उसका अभी रीपेमेंट नहीं आया, एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है और आप बायबैक करना चाह रहे हैं, तो बताओ क्रेडिटर्स को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ, क्रेडिटर कह रहे हैं कि भाई आज तुम सारा का सारा पैसा इन लोग को दिए दे रहे हो, कल हमारे लोन की जब ड्यू डेट आएगी तो ऐसा तो नहीं तुम्हारे पास पैसा ना बचा हो, ठीक है। देखो दो बातें हैं, ऊपर वाले में कह रहे थे अगर तुम डिफॉल्टर हो ऑलरेडी, यहां कह रहे हैं इट हैज ऑब्टेन्ड द प्रायर कंसेंट ऑफ इट्स लेंडर इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट विद सच लेंडर। अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट का कोई ब्रीच हो रहा है, नॉर्मली जब कोई लोन देता है ना कंपनी को तो उनके अग्रीमेंट में लिखा होता है कि ये सब करने के पहले आप हमारी कंसेंट लेंगे।
तो मान लो उनके एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि जब भी कंपनी बायबैक करने जाएगी या पैसा वापस करेगी तो पहले हमारी कंसेंट ले लेगी। तो अगर ऐसा कोई एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है तो पहले उनकी कंसेंट ली जाएगी और फिर कोई कंपनी बायबैक के लिए जा सकती है। एनी डाउट? ठीक है, सेम पॉइंट्स थे रिपीटेड। अब इसमें यहां पर मार्क करना एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। देखिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट समझिए क्या होता है। जब भी शेयर होल्डर्स का, थोड़ा सा कंपनी लॉ का मैटर डिस्कस करेंगे, शेयर होल्डर्स का रेजोल्यूशन पास होता है शेयर होल्डर्स मीटिंग में, ठीक है। मीटिंग में आने के पहले उनको ये बताया जाता है कि मीटिंग में होगा क्या, ठीक है। स्पेशली जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना हो, जैसे मान लीजिए अभी हम आपसे कहें आज शाम को 8 बजे सबको कोचिंग आना है, बताइए आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा? क्यों, है ना, बातें यहां से शुरू होगी, क्यों क्यों आए, हाँ और क्या। इसी तरह जब कंपनी के स्पेशल मैटर्स होते हैं तो शेयर होल्डर को बुलाने के पहले कंपनी उनको बता देती है, ठीक है, कि मीटिंग में क्या क्या होने वाला है और अपना वोट सोच के आना, ठीक है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में तो नहीं, लेकिन जो स्पेशल रेजोल्यूशन होते हैं वहां वोट्स की वैल्यू ज्यादा होती है। बताओ क्यों? क्योंकि उनको कितनी मेजोरिटी चाहिए? 3/4, ठीक है, उनको चाहिए 75%। इसलिए वो सारे शेयर होल्डर से कहते हैं कि ये मैटर मीटिंग में डिस्कस होगा, ठीक है। अब हमने आपको बताया शाम को 8 बजे हम लोग मीटिंग रखेंगे और उस मीटिंग में डिस्कस होगा कि इस क्लास में हम एक मॉनिटर बनाएंगे, ठीक है, और आप सोच के आइएगा घर से कि आपको किसको वोट करना है। अब आप मेंटली प्रिपेयर होके आएंगे कि मीटिंग में क्या होना है, ठीक है, किसको वोट करना है किसको नहीं करना है। आप सोचने लग गए ना किसको वोट करेंगे, ये सभी बातें काल्पनिक है, ठीक है। यही चीज एग्जैक्टली कंपनी में होती है। जब स्पेशल रेजोल्यूशन, निकल आओ एग्जाम्पल से, हो गया, जब इस पे हम ही मॉनिटर हैं क्लास में, ठीक है, जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना होता है तो शेयर होल्डर्स को मीटिंग में आने के पहले एक नोटिस भेजी जाती है जिसमें सारी डिटेल्स देते हैं कि मीटिंग में ये होगा और अपना वोट डिसाइड करके आए। ये जो इंफॉर्मेशन उनको दी जाती है इसको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कहा जाता है। तो जब हम उनको नोटिस भेजते हैं उसी नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाता है। अब जैसे मान लो बायबैक होना है तो हम उनको नोटिस भेजेंगे, उस नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी जाएगा, क्यों बायबैक कर रहे हैं, कितने रुपए में बायबैक होगा, बायबैक करने का पैसा कहां से आएगा, ये सारी चीजें हम शेयर होल्डर को बताएंगे, तब तो वो वोट करेंगे कि हाँ बायबैक कंपनी को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। जब जब जहां जहां भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना होगा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट हमेशा साथ जाएगा, ठीक है। देखिए, a notice of the meeting at which special resolution is proposed to be passed, जिस मीटिंग में वो एसआर पास होना है, shall be accompanied by an explanatory statement। देखो किसके साथ जा रहा है एक्सप्लेनेटरी? नोटिस के साथ, जो हमने नोटिस भेजी थी। कोई बता सकता है मीटिंग की नोटिस कितने दिन पहले जाती है? सब बता सकते हैं कितने दिन पहले? 21 क्लियर डेज, 21 दिन पहले। क्लियर डेज मतलब जिस दिन मौसम साफ हो, हाँ, जिस दिन भेजी है और जिस दिन मीटिंग है उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। तो जिस दिन भी मीटिंग होती है उसके 21 दिन पहले हमें नोटिस भेजनी होती है कि 21 दिन बाद मीटिंग है। उस नोटिस के साथ क्या जाएगा? एक्सप्लेनेटरी। अब देखो एक्सप्लेनेटरी में, ये कंपनीज एक्ट का पोर्शन है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाता है एज पर कंपनीज एक्ट। अब देखो एक्सप्लेनेटरी में क्या क्या लिखा होगा? फुल एंड कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट्स, नेसेसिटी फॉर बायबैक, कंपनी को बायबैक करने की क्या जरूरत पड़ गई, क्लास ऑफ शेयर्स इंटेंडेड टू बी परचेज्ड, बताओ ये क्या मतलब हुआ, कौन से शेयर का बायबैक किया जा रहा है। थर्ड बताओ क्या हुआ, अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड, कितना पैसा लगेगा बायबैक में, ये सब हमें किसको बताना है? शेयर होल्डर्स को। एंड टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ बायबैक, मतलब हाँ बायबैक के पूरे प्रोसेस को करने में कितना खर्चा लगेगा, सॉरी कितना टाइम लगेगा। ये सारी चीजें किसमें भेजी जाएंगी? एक्सप्लेनेटरी में। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि ये सब जब हमने बता दिया तो बताओ ये नीचे वाले पॉइंट्स किस चीज के हैं? कह रहे एडिशनल डिस्क्लोजर, ये भी बताओ। लेट मी सी हु कैन गिव मी द करेक्ट आंसर। जिसको आता हो वो ना बताए, मतलब सिर्फ हाथ उठाए। अच्छा ओके, अभी ऊपर बता तो रहे थे कि ये सब बता दो बायबैक के बारे में। देखो यहाँ भी लिखा है नेसेसिटी फॉर बायबैक, यहाँ भी लिखा है नेसेसिटी फॉर बायबैक, यहाँ भी लिखा है अमाउंट इन्वेस्टेड, यहाँ भी लिखा है अमाउंट रिक्वायर्ड। दो दो बार क्यों बताए? ओके, और कौन बता सकता है?
कितने लोगों को हमारा क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है कि वो सब तो ठीक है, पूछ क्या रही है? यू गॉट माई क्वेश्चन? व्हाट इज द डिफरेंस इन दीज टू डिस्क्लोजर? वो भी डिस्क्लोजर करने, ये भी डिस्क्लोज करना है। हाँ बताओ क्या डिफरेंस है? रेगुलेशन है और वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से है। रेगुलेशन मतलब कौन से रेगुलेशन की बात कर रहे हैं? सेबी रेगुलेशन। मतलब ये डिस्क्लोजर होने किसके हिसाब से? कंपनीज एक्ट के हिसाब से, यानी अनलिस्टेड हो उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा और लिस्टेड वालों पे भी लगेगा। लेकिन ये जो डिस्क्लोजर है, देखो लिखा क्या है, द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एन एडिशनल डिस्क्लोजर एज पर शेड्यूल 1। एडिशनल डिस्क्लोजर बताओ क्यों बोल रहे हैं? ये ऊपर वाले तो करने ही है क्योंकि कंपनीज एक्ट के हिसाब से। तो अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो उसको ये ऊपर वाले तो करने ही करने हैं, साथ में ये शेड्यूल 1 वाले करने हैं। ठीक है, देखो लिखा है एडिशनल डिस्क्लोजर एज पर शेड्यूल 1 इन एडिशन टू डिस्क्लोजर मेंशन्ड अंडर सेक्शन 68। अब बात समझ में आ गई क्या है? तो ऊपर वाले डिस्क्लोजर्स हैं वो किसके हिसाब से हैं? कंपनीज एक्ट के हिसाब से। और नीचे वाले शेड्यूल 1 के हिसाब से हैं जो कि सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से। अब इसके 4-5 पॉइंट्स पढ़ लीजिए, सारे मत रीड करना, 4-5 कर लेना सफिशिएंट है। अगर एग्जाम में डिस्क्लोजर पूछते हैं तो दोनों के लिखना, कंपनीज एक्ट के हिसाब से और इनके हिसाब से। बताओ इसमें कौन सा वाला नहीं समझ में आया? ये क्या है? 6th पॉइंट, मेथड अडॉप्टेड फॉर बायबैक। हाँ, कह रहे टेंडर ऑफर से कर रहे हो, बुक बिल्डिंग से कर रहे हो, ओपन मार्केट कैसे कर रहे हो, ये बताना पड़ेगा। आई एम श्योर 7 तो आपने छोड़ ही दिया होगा। अच्छा वही पढ़ रहे हो। हाँ, मतलब ये बता रहे हैं आपको बताना पड़ेगा कि एज ऑन डेट प्रमोटर्स के पास कितने शेयर्स हैं, कितनी शेयर होल्डिंग है उनकी। अभी बायबैक हुआ है कि नहीं हुआ है? अभी नहीं हुआ, अभी तो नोटिस भेजी जा रही है। तो ये कह रहे हैं अभी बताना पड़ेगा कि एग्रीगेट शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स के पास कितनी है, ये डिस्क्लोजर देना है। हाँ, बायबैक के पहले। देखो ये क्या बता रहे हैं, एग्रीगेट शेयर होल्डिंग ऑफ प्रमोटर एंड डायरेक्टर्स ऑफ द प्रमोटर where promoter is a company or who are in control as on the date of convening। जिस दिन वो मीटिंग है, जिस दिन बायबैक होना है, उस मीटिंग के एज ऑन दैट डेट आज प्रमोटर के पास कितना परसेंटेज शेयर्स है, ये इनको डिस्क्लोजर देना है कि लेट्स से प्रमोटर के पास 40% है, ठीक है, फिर बायबैक के बाद इनका परसेंटेज इंक्रीज होगा क्योंकि, तो ये डिस्क्लोजर देना है इनको कि आज प्रमोटर्स के पास कितनी कितनी होल्डिंग। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो इसके भी 4-5 पॉइंट्स कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आओ, अब देखो बायबैक प्रोसेस। अब प्रोसेस शुरू हुआ, किसी भी प्रोसेस में सबसे पहले हमने आपको बताया था पंडित जी को बुला लेते हैं। यहां भी देखो सबसे पहले किसको बुला लिया? मर्चेंट बैंकर को। ठीक है, सबसे पहले बायबैक प्रोसेस अब शुरू होने वाला है, सब लोग ध्यान रखें। क्या बाय होने जा रहा है? कौन बाय कर रहा है? किससे बाय कर रही है? और ये सब पढ़ कौन रहा है? हाँ ठीक, कंपनी सेक्रेटरीज, कंपनी सेक्रेटरीज पढ़ रहे। ओके, बायबैक प्रोसेस, सबसे फर्स्ट पॉइंट अपॉइंटमेंट ऑफ मर्चेंट बैंकर। सेकंड देखो, फाइलिंग द रेजोल्यूशन विद द सेबी और स्टॉक एक्सचेंज। जो रेजोल्यूशन कंपनी में बना होगा, स्पेशल या बोर्ड जो भी है, वो किसके पास फाइल कर देंगे हम लोग? सेबी के पास। पब्लिक अनाउंसमेंट टू बी रिलीज्ड इन न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर में पब्लिक अनाउंसमेंट कर दी जाएगी कि कंपनी अपने इतने इतने शेयर बायबैक करने वाली है। फोर्थ, इसके बाद क्या होगा? डिटर्मिनेशन ऑफ ऑफर प्राइस। बताइए ऑफर प्राइस कौन सा प्राइस होगा? जिस प्राइस पे कंपनी शेयर खरीदेगी शेयर होल्डर्स के। ठीक है, क्या बेटा? टेंडर मतलब टेंडर ऑफर वाली बात कर रहे हो? प्रोसेस ही पूरा वही है, टेंडर ऑफर ही चल रहा है अभी। ठीक है, ये भी यहां से शुरू होगा ना। ये देखो, ये एक्चुअली जो प्रोसेस दिया इन्होंने ना, ये जनरल प्रोसेस है, ये सब में एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, इट्स अ वेरी जनरल प्रोसेस। ये नोटिस, टेंडर नोटिस कह सकते हो कि न्यूज़पेपर नोटिस। हाँ हाँ हाँ। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑफर प्राइस, ओपनिंग एंड क्लोजर ऑफ द बायबैक ऑफर। ऑफर प्राइस डिटरमाइन किया और बायबैक ऑफर ओपन हो गया और क्लोज हो गया। इस बीच में क्या हुआ होगा? बायबैक ऑफर ओपन हुआ और क्लोज हुआ, इस बीच में क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? शेयर होल्डर्स ने अपने शेयर टेंडर करे होंगे।
एक्सेप्टेंस एंड पेमेंट टू सिक्योरिटी होल्डर, ये बताओ क्या हुआ? शेयर होल्डर्स ने जो शेयर भेजे उनको एक्सेप्ट कर लिया और उनके शेयर की पेमेंट कर दी। कहां से करी पेमेंट? समझ गए आप लोग हम क्या पूछ रहे थे? 4 जगह से कर सकते हैं। 3 3 की 4 3.5 नहीं, अच्छा पहला क्या था? फ्री रिजर्व, दूसरा और तीसरा? ठीक ठीक ठीक। इसके बाद देखो कह रहे हैं एक्सेप्टेंस एंड पेमेंट टू सिक्योरिटी होल्डर के बाद एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ सर्टिफिकेट। ये क्या हुआ? कह रहे हैं जब सारे शेयर होल्डर्स ने अपने अपने शेयर दे दिए तो जो शेयर सर्टिफिकेट, 1 मिनट के लिए इमेजिन करिए कि हम लोग फिजिकल शेयर्स की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं जो शेयर उन्होंने कंपनी को वापस करे, अब कंपनी उन शेयर का क्या करेगी? कैंसिल कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। इसको कहा जाता है एक्सटिंग्विशमेंट। कैपिटल कम होगी कि नहीं होगी? कैपिटल कम होगी कि नहीं? हाँ होगी भाई, ठीक है। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड इंटीमेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज। क्या हो गया? अच्छा आगे आज अगले पॉइंट पे आ गए हम। फाइल द रिटर्न विद आरओसी, फिर सारे शेयर डिस्ट्रॉय हो गए, इस बात की इंफॉर्मेशन किसको दे देंगे? आरओसी को और सेबी को। नेक्स्ट, मर्चेंट बैंकर टू फाइल फाइनल रिपोर्ट विद सेबी। एंड लास्ट में इशू ऑफ पब्लिक एडवर्टाइजमेंट, जिसमें बता देंगे कि बायबैक प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया। जितने आसानी से ये बता देते हैं, ये प्रोसेस उतने आसान नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखो डिटेल में स्टार्ट हुआ पहला, बायबैक थ्रू टेंडर ऑफर। A company may buy back its shares or other specified security from existing security holders on a proportionate basis in accordance with the provision of these regulation। ये proportionate basis क्या हुआ? कह रहे हैं कंपनी अपने शेयर होल्डर से सिक्योरिटी बायबैक करेगी ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस। हाँ अच्छा ऐसा बताओ, जैसे मान लो कंपनी ने कहा अपनी लिमिट के हिसाब से कि हम 1 लाख शेयर बायबैक करने हैं, ठीक है। मिस्टर ए के पास 1 लाख शेयर थे, उन्होंने पूरे बेच दिए, बात खत्म। नहीं क्या आपको क्या दिक्कत? आप समझ रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है। हमें 1 लाख शेयर खरीदने थे, मिस्टर ए के पास 1 लाख शेयर थे, उन्होंने 1 लाख शेयर दे दिए, हमने ले लिए, बात खत्म, बायबैक हो गया। क्या दिक्कत आपको? क्यों उलझन हुई आपको? क्या प्रॉब्लम है? ये बायबैक हुआ कि नहीं हुआ? कह रहे हैं बायबैक ऑफर मतलब सबको दिया जाएगा और सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो अपने शेयर दें। वैसे भी अगर मिस्टर ए को दिया, मिस्टर ए ने 1 लाख, हाँ तो वो नेगोशिएटेड नहीं हो गया, सेटलमेंट 1-to-1 हो गया, और नेगोशिएटेड बेसिस पे बायबैक करना तो अलाउड ही नहीं था। याद आया कुछ कुछ? अब ये कह रहे हैं इसलिए ऐसा ना हो कि एक ही शेयर होल्डर ने सारे दे दिए, इसलिए इसका प्रपोर्शन तय कर दिया जाता है। प्रपोर्शन का मतलब ये कि लेट से मान लो 2:1 का रेशियो डिसाइड कर लिया, तो अगर तुम्हारे पास 2 शेयर है तो तुम 1 बेच सकते हो, ठीक है, दैट इज प्रोपोर्शनेट बेसिस। तो सबका एंटाइटलमेंट होता है कि आपके पास 2 शेयर थे लेकिन आपका बेचने का एंटाइटलमेंट सिर्फ 1 का है, ताकि सबको मौका मिले। ये जो हम समझा रहे हैं इसका भी आगे एक जगह यूज आएगा, इसलिए इतनी पंचायत कर रहे हैं, ठीक है। प्रोपोर्शनेट बेसिस का सब मतलब समझ गए कि एक शेयर होल्डर सारे शेयर ना बेच दे, इसलिए सबको मौका दिया जाएगा। एवरी शेयर होल्डर इज एंटाइटल्ड कि वो इतना इतना शेयर बेच सकता है। चलो अच्छा ये क्या लिखा है? 15% ऑफ द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी विच प्रपोजेस टू बाय बैक। ये देखो क्या लिखा है, एंटाइटल्ड एज पर देयर शेयर होल्डिंग। ये क्या है? पहले ये वर्ड बताओ, एंटाइटल्ड एज पर देयर शेयर होल्डिंग, ये कौन सी बात हुई? ये वही जो अभी हम बता रहे थे, जितना उनकी एंटाइटलमेंट है, एंटाइटल्ड एज पर देयर शेयर होल्डिंग। जैसे 2:1 है, 2 है आपके पास, 1 बेच सकते हो, तो आपकी एंटाइटलमेंट कितनी हुई? 1 की। अच्छा ये लिखा है शैल बी रिजर्व फॉर स्मॉल शेयर होल्डर, ये कभी पढ़ा ही नहीं हम लोग ने। छोटे शेयर होल्डर, स्मॉल शेयर होल्डर कहां पढ़ा था, पहले याद करके बताओ। डेफिनेशंस में, हाँ वो शेयर होल्डर फेस वैल्यू की मार्केट वैल्यू, फेस की मार्केट, कुछ बच्चे चेक करने गए हैं, कहां पढ़ा था? फेस की मार्केट, मार्केट वैल्यू पक्का। कह रहे हैं जिनके शेयर होल्डिंग की मार्केट वैल्यू 2 लाख से कम की होती है उनको स्मॉल शेयर होल्डर कहा जाता है। ये तो ठीक है, ये पॉइंट बताओ क्या है? 15%।
जितना हमको बायबैक करना, जैसे हमने आपको बोला 1 लाख बायबैक करना है, तो 1 लाख का 15% उन्हें किससे बायबैक करना है? स्मॉल शेयर होल्डर से। ठीक है, अगेन वही बात आती है, मैं सबको अपॉर्चुनिटी देनी है, तो जितना भी कंपनी बायबैक करना चाह रही है उसका 15% रिजर्व कर दिया जाएगा, किसके लिए? स्मॉल शेयर होल्डर के लिए। एनी डाउट? अच्छा, फिर देखो आगे एडिशनल डिस्क्लोजर। ये अब बताओ, 2 हो चुके थे पहले, एक कंपनीज एक्ट के हिसाब से एक्सप्लेनेटरी, एक शेड्यूल 1 के हिसाब से। तो हमको ये बताओ, ये वाले जो हैं ये क्यों करने हैं और ये भी करने हैं, कि वही दोनों करने हैं? हाँ, दिस इज इन एडिशन टू डिस्क्लोजर्स प्रोवाइडेड इन शेड्यूल 1। मतलब समझे? अगर मान लो, अब ध्यान से बताना, कोई लिस्टेड कंपनी बायबैक कर रही है टेंडर ऑफर के थ्रू, तो बताओ उसको कौन कौन से डिस्क्लोजर्स करने हैं? तीनों। पहला एक्सप्लेनेटरी वाला, शेड्यूल 1 वाला, और ये। अब क्लियर हो गया? ठीक है, कह रहे हैं, इन एडिशन टू द डिस्क्लोजर्स प्रोवाइडेड इन शेड्यूल 1, द फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेड इन द एक्सप्लेनेटरी फर्स्ट। इसमें भी 3-4 पॉइंट करना, 2 ही हैं। मैक्सिमम प्राइस एट विच बायबैक ऑफ द शेयर्स शैल बी मेड। क्या डिस्क्लोजर है, समझ गए? किस प्राइस पे कंपनी बायबैक करने वाली है। एंड सेकेंड, इफ द प्रमोटर इंटेंड्स टू ऑफर हिज शेयर, द क्वांटम ऑफ शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज प्रपोज टू बी टेंडर। मतलब सेकेंड वाले ऑप्शन में कौन अपने शेयर बेचना चाह रहा है? प्रमोटर। प्रमोटर भी तो शेयर होल्डर हुआ। कह रहे हैं अगर प्रमोटर बेचना चाह रहा है तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि प्रमोटर के पास कितनी कितनी होल्डिंग थी और वो कितने कितने शेयर बायबैक में सेल करना चाह रहे हैं। ये एडिशनल डिस्क्लोजर्स हैं सिर्फ और सिर्फ किस सिचुएशन में? टेंडर ऑफर में। अब आइए डिस्क्लोजर्स, फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स एंड टाइमलाइन। यहां से मेन ऑफर प्रोसीजर है, देखो चलो डिस्क्लोजर देख लीजिए। सबसे पहले क्या है? पब्लिक अनाउंसमेंट। द कंपनी शैल मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट विद इन 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ पोस्टल बैलेट फॉर स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या मतलब हुआ? जिस दिन एसआर पास हुआ है मीटिंग में, वहां से 2 दिन के अंदर, 2 डेज की टाइमलाइन मार्क कर लो, 2 दिन के अंदर उनको न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना है कि कंपनी अब बायबैक करने वाली है। बस इतना पॉइंट मार्क करना, विद इन 2 डेज फ्रॉम रेजोल्यूशन। फाइलिंग विद सेबी में आ जाइए, द कंपनी शैल विद इन 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द रिकॉर्ड डेट फाइल द फॉलोइंग इन द इलेक्ट्रॉनिक मोड। अच्छा, रिकॉर्ड डेट बताओ क्या होती थी? हाँ, यहां बताओ रिकॉर्ड डेट क्यों हो रही होगी? जिस दिन एसेटेन करेंगे कि कौन कौन शेयर होल्डर्स हैं जिनको ऑफर दिया जाएगा। हमने आपको बताया था रिकॉर्ड डेट का मतलब कुछ समय के लिए बुक बंद कर दी जाती है, ताकि हम ये देख सके कि एज ऑन डेट कौन कौन शेयर होल्डर्स हैं। ये बुक पे नहीं दिया है क्या? हमारा सही है, अपना चेंज करो। 2 किसके किस में? सबके में 2 है, बाकी में? अच्छा ठीक है, ओके। तो देखिए क्या कह रहे हैं, रिकॉर्ड डेट आई वाज टेलिंग। रिकॉर्ड डेट का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, नेम ऑफ शेयर होल्डर चेंज होते रहते हैं, इसलिए कुछ दिनों के लिए बुक्स बंद कर दी जाती हैं। फिर उसमें से एक डेट डिसाइड होती है कि आज के दिन रजिस्टर ऑफ मेंबर देखा जाएगा। जिसका जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में आज की डेट पे लिखा हुआ है, उन सबको बायबैक ऑफर मिलेगा। वो डेट कौन सी डेट होती है? रिकॉर्ड डेट। कितने दिन के लिए बुक्स बंद होती थी? 30 डेज एक बार में, और कुल मिला के 45 डेज ये टाइमलाइन होता था बुक बंद होने का। और इसी ड्यूरेशन में एक दिन, ठीक है, ये डिसाइड कर लिया जाता था कि इस दिन नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स एसरटेन करेंगे, उन्हीं को ही बायबैक ऑफर दिया जाएगा। तो ये कह रहे हैं, द कंपनी शैल विद इन 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द रिकॉर्ड डेट फाइल द फॉलोइंग इन द इलेक्ट्रॉनिक मोड विद सेबी। सेबी के पास हमें क्या भेजना होगा? लेटर ऑफ ऑफर कंटेनिंग डिस्क्लोजर्स एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3 थ्रू अ मर्चेंट बैंकर। लेटर ऑफ ऑफर देंगे। बताओ लेटर ऑफ ऑफर क्या ऑफर था? कौन किसको दे रहा था? कंपनी दे रही है शेयर होल्डर्स को कि हम आपका शेयर कितने कितने प्राइस पे परचेज करेंगे। उसी लेटर ऑफ ऑफर की एक कॉपी किसके पास भेजनी है? सेबी के पास। सेकेंड, अ सर्टिफिकेट इन द फॉर्म स्पेसिफाइड बाय सेबी सर्टिफाइंग दैट बायबैक ऑफर इज इन कंप्लायंस विद दीज रेगुलेशन। और एक सर्टिफिकेट भेजना पड़ेगा हमें कि हमारी कंपनी जो बायबैक कर रही है उसके लिए उसने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो कंप्लाई कर दिए। थर्ड देखो क्या है, ये क्या होता है? डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी समझे?
जो भी कंपनी बायबैक का ऑफर दे रही है उसको एक सर्टिफिकेट भेजना पड़ता है सभी को कि आज एज ऑन डेट हम सॉल्वेंट हैं, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। दिक्कत क्या है, क्यों देना पड़ रहा है डिक्लेरेशन? अगर इंसॉल्वेंट भी हो रहे हैं तो क्या दिक्कत है? अगर आप इंसॉल्वेंट होने जा रहे हैं तो आपको वो पैसा यूज करना चाहिए था अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए, ना कि बाय बैक करने के लिए। ठीक है, तो ये कह रहे हैं 3 चीजें हमें सभी के पास भेजनी पड़ेंगी। लेटर ऑफ ऑफर भेजना पड़ेगा, सर्टिफिकेट भेजना पड़ेगा कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कंप्लाइड है, और डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी भेजना पड़ेगा सभी को। जब ये सब हो जाएगा तब सभी हमें परमिशन देगा कि अब हम बायबैक थ्रू टेंडर ऑफर को प्रोसीड कर सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया? सबसे पहले रेजोल्यूशन पास हुआ, रेजोल्यूशन पास होने के 2 दिन के अंदर पब्लिक अनाउंसमेंट हो गई। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं रिकॉर्ड डेट डिसाइड हुई, और रिकॉर्ड डेट के 2 दिन के अंदर हमने सेबी को इलेक्ट्रॉनिकली ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए। अब देखिए ऑफर प्रोसीजर। व्हाइल मेकिंग द बायबैक ऑफर द कंपनी शैल अनाउंस अ रिकॉर्ड डेट। ये भी हम लोगों ने देख लिया था। बायबैक ऑफर करने के लिए कंपनी को क्या अनाउंस करनी पड़ेगी? एक रिकॉर्ड डेट इन द पब्लिक अनाउंसमेंट फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द एंटाइटलमेंट। अब बताओ ये एंटाइटलमेंट वाली बात क्या हुई? फॉर द पर्पस ऑफ एंटाइटलमेंट, कि आप कितने कितने शेयर बेच सकते हैं, आपके पास शेयर कितने हैं और आप कितने बेच सकते हैं। एंड द नेम्स ऑफ सिक्योरिटी होल्डर्स हु आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट। ये शेयर होल्डर्स कौन होंगे जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जिनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा होगा एज ऑन द रिकॉर्ड डेट। ठीक है, या तो समझ में आ रहा होगा चैप्टर या नहीं समझ में आ रहा होगा। कितने लोग साथ चल रहे हैं? चल पा रहे हैं साथ? अगर कहीं बीच में छूट गए तो दिक्कत होगी। अभी तक बताओ कोई पॉइंट रिपीट करना है? कोई बात ऐसी जो ना समझ में आए? हम समझ आ रहे हैं कि रिप्लेस मार दे? नहीं, ठीक है, पक्का चैप्टर समझ आ रहा है? अच्छा, क्या क्या हो गया अभी तक बताओ? चैप्टर के नाम नहीं पूछ रहे हैं, टेंडर ऑफर का प्रोसेस। हमें पता था आप इंडेक्स शुरू कर रहे हैं। हो क्या गया? एलओडीआर हो गया, आईसीडीआर हो गया, क्या क्या हो गया प्रोसेस में? सबसे पहले रेजोल्यूशन पास हुआ था। कौन सा रेजोल्यूशन? वाई स्पेशल? बिकॉज यू आर स्पेशल। इट विल डिपेंड अपॉन क्वांटम। 10% से कम है तो बोर्ड होगा। ठीक है, रेजोल्यूशन पास होने के पब्लिक अनाउंसमेंट कब हो रही थी? 2 दिन के अंदर। रिकॉर्ड डेट डिसाइड हो रही थी, और रिकॉर्ड डेट के 2 दिन के अंदर हम सभी को कुछ भेज रहे थे। क्या? लेटर ऑफ ऑफर, सर्टिफिकेट और डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। ठीक है, उसके बाद ये क्या बता रहे थे? रिकॉर्ड डेट डिसाइड करेंगे आगे। द कंपनी शैल डिस्पैच द लेटर ऑफ ऑफर along with the tender form to all the security holders who are eligible to participate in the buyback। किसको क्या भेजा? शेयर होल्डर्स को लेटर ऑफ ऑफर अलॉन्ग विद टेंडर फॉर्म। इस टेंडर फॉर्म में क्या होगा कि आप लोग अपने अपने शेयर टेंडर कर दीजिए, सेल कर दीजिए। ठीक है, इन केस एन एलिजिबल पब्लिक शेयर होल्डर, देखो क्या लिखा है ये, कोई शेयर होल्डर था जिसको टेंडर फॉर्म रिसीव नहीं हुआ, लेकिन उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा था, वो बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकता है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इस पे क्वेश्चन आ सकता है केस स्टडी, कि उसका नाम मेंशन नहीं था, उसको टेंडर ऑफर नहीं मिला, लेकिन उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में मेंशन था, तो भी वो बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकता है। द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द ऑफर शैल बी नॉट लेटर देन 4 वर्किंग डेज फ्रॉम द रिकॉर्ड डेट। बताओ बायबैक ऑफर कब खुलेगा? रिकॉर्ड डेट से 4 दिन बाद। और कब तक खुला रहेगा? ये 4 और 5 में फर्क समझ में आया? 4 दिन बाद खुलेगा और 5 दिन तक खुला रहेगा। क्लियर? पक्का? फिर से बोले, जिस दिन रिकॉर्ड डेट हुई वहां से 4 दिन बाद ये ऑफर खुलेगा कि अब बायबैक ऑफर खुल गया है। और कितने दिन, जैसे आईपीओ कितने दिन खुला रहता था आपको याद है? हाँ, मिनिमम 3 मैक्सिमम 10, 3 दिन से 10 दिन तक खुला रहेगा, यानी इतने दिन तक लोग शेयर ले सकते हैं। वैसे ही बायबैक पीरियड 5 दिन खुला रहेगा, यानी 5 दिन तक लोग अपने शेयर बेच सकते हैं। तो 4 दिन बाद खुलेगा, 5 दिन तक खुला रहेगा। द कंपनी शैल प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर टेंडरिंग ऑफ शेयर बाय द शेयर होल्डर्स एंड सेटलमेंट ऑफ द सेम थ्रू स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म। कंपनी ये भी आपको बेनिफिट दे सकती है कि आप अपने शेयर्स हमको स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू
दे दीजिए, और जो सेटलमेंट होगा वो भी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हो जाएगा, मतलब पेमेंट सिस्टम भी स्टॉक एक्सचेंज का लग जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बताओ क्या हुआ, आप समझाएंगे। अब आ गई ये बात समझ में, आप समझ में आए वो प्रोपोर्शनेट क्यों इतनी देर समझाया था। कह रहे हैं आप जो बायबैक करेंगे वो किसके हिसाब से करेंगे, अपनी एंटाइटलमेंट के हिसाब से। तो अगर हम लोग वही रेशियो लेके चल रहे हैं, किसी के पास 10 शेयर थे तो वो कितने बेच सकता है, 5 बेच सकता है। जिसके पास 2 थे वो 1 बेच सकता है। इस हिसाब से बताओ, जिसके पास 10 शेयर थे उसकी एंटाइटलमेंट कितनी हुई, सिर्फ 5 बेचने की। जिसके पास 100 शेयर थे वो सिर्फ 50 बेच सकता है। ये समझ आ गया, दिस इज एंटाइटलमेंट। नाउ the share proposed to be bought back shall be divided into 2 category। अब बताओ ये क्या है, कह रहे हैं 2 तरीके के शेयर होल्डर से हम लोग खरीदेंगे, रिजर्व्ड कैटेगरी स्मॉल शेयर होल्डर और जनरल कैटेगरी। ये स्मॉल शेयर होल्डर का कितना था, 15% उनके लिए रिजर्व किया गया था। और दूसरी कैटेगरी कौन सी हो गई, जनरल कैटेगरी। अब हमको ये अगला पॉइंट समझाओ, नोट नहीं बोल रहे, ये आफ्टर एक्सेप्टिंग द शेयर्स, ये देखें कौन समझा सकता है। इसी को समझाने के लिए पूरी कहानी बताई थी हमने आपको। कुछ आया समझ में, और पढ़ने दो एक बार सबको। आ गया अभिनव, ओके आ गया, अच्छा। और कौन ट्राई करेगा, हाँ बताइए कौन बता रहा था। हाँ दिव्यांश बताओ। ओके, और बताओ। हाँ अच्छा, और हाँ 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 ओके। But here the categories are general and small shareholder category. Don't take equity and preference, अपने एग्जाम्पल में ये डालो, एक स्मॉल शेयर होल्डर कैटेगरी और एक जनरल कैटेगरी। हाँ फिर, हाँ हाँ, और फिर रिमेनिंग दूसरी कैटेगरी को, ओके। और कोई बता सकता है, अच्छा कितने लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है ये सब क्या चल रहा है, नहीं समझ आ रहा, देखो एक एग्जाम्पल है, तुम भी बता दो अभी ना। हाँ ज्यादा टेंडर करें कि कम, बोलते जाओ, हाँ हाँ हाँ। हम्म, समझ गए हम। आई गॉट द पॉइंट, ओके। देखो दो कैटेगरी थी, एक स्मॉल शेयर होल्डर की और एक जनरल कैटेगरी की। मान लीजिए स्मॉल शेयर होल्डर्स में 2 थे, छोटा ए और छोटा बी। क्यों छोटा ए छोटा बी, क्योंकि ये लोग स्मॉल शेयर, दिमाग बहुत है तुम लोग के ना। और जनरल कैटेगरी में ए थे और बी थे। अब मान लो इनके एंटाइटलमेंट टोटल थी, लेट से 10 शेयर्स इनके पास थे, इनके पास लगा लो 8 थे। तो इनके एंटाइटलमेंट के हिसाब से ये 5 कर सकते हैं, और ये कितने कर सकते हैं, 4। सिमिलरली इधर ले लो, इनके भी मान लो 10 थे और इनके लेट से 20 थे, ठीक है। ये कितना कर सकते हैं, 5, और ये कितना कर सकते हैं, 10, ठीक है। अब ये कह रहे हैं जो ये छोटा ए और छोटा बी है, अब इसमें समझना, छोटा ए जो थे इनकी एंटाइटलमेंट थी 5, और इन्होंने अप्लाई भी 5 के लिए किया। लेकिन ये जो छोटा बी है ये 8 कर सकते थे, सॉरी 4 कर सकते थे, लेकिन इन्होंने अप्लाई किया 8 के लिए।
समझ में आया? फर्स्ट सिचुएशन समझो, इनके पास 8 शेयर थे, इनको बेचने का अधिकार था सिर्फ 4, लेकिन इन्होंने कहा हम 8 बेचना चाहते हैं। तो पहले इनको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, कि भैया तुम्हारी एंटाइटलमेंट 4 बेचने की, तुम सिर्फ 4 बेच सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद सिमिलरली यहां होगा इस कैटेगरी में, ये 5 बेच सकते थे, इन्होंने अप्लाई भी किया 5 के लिए, लेकिन ये जो 10 बेचने के लिए एंटाइटल थे, इन्होंने अप्लाई कर दिया 20 के लिए। अब 2 लोग हैं, छोटा बी और बड़ा बी। ये तो ऐसे लोग हैं जो अपने एंटाइटलमेंट के ओवर एंड अबव बेचना चाह रहे हैं। यहां तक की बात समझ में आई? अब ये कह रहे हैं टोटल मान लो कंपनी को लेट से 10,000 शेयर्स बाय बैक करने थे, ठीक है, सबके एंटाइटलमेंट के हिसाब से हमने जब कैलकुलेट किया तो लेट से सिर्फ 8,000 हो पा रहे थे। सबको जितना जितना एंटाइटल था सब जोड़ लिया, ठीक है, उनको जोड़ने के बाद कितना हो पा रहा था? 8,000, यानी 2,000 अभी भी बचा हुआ है बाय बैक करने के लिए, जिसमें से लेट से 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर की कैटेगरी में बचा है। अब हमको ये बताओ, ये जो 1,000 शेयर बचा है, इसमें सबसे पहले मौका किसको देंगे? छोटा बी को, ठीक है, इनसे कहा जाएगा अभी और बायबैक हो सकता है, तो ये तुम्हारी कैटेगरी में हो सकता है, तो तुम क्या करो, अपनी एंटाइटलमेंट से ज्यादा जितना तुम बेचना चाहते थे बेच दो, ठीक है। अब मान लो इन्होंने भी बेच दिया, इन्होंने कहा ठीक है हम 4 और ले लेंगे, इसके बाद भी तो इस कैटेगरी में बचे। अब ये मौका किसको दिया जाएगा? बड़ा बी को। जब स्मॉल शेयर होल्डर की पूरी कैटेगरी खत्म हो जाएगी, तब ये सेट ऑफ करने का मौका मिलेगा जनरल कैटेगरी को। अब पूरी बात समझ में आई? कहां तक समझ में आया था ये बताओ? बीच में आप कहीं खो गए। यहां तक समझ में आया था कि इनके एंटाइटलमेंट के हिसाब से छोटा बी और बड़ा बी ये बेचना ज्यादा चाह रहे थे, लेकिन बेच नहीं पा रहे हैं क्योंकि एंटाइटलमेंट नहीं थी, ठीक है। अब मान लो ये 1,000 छोड़ दो, सिंपल लेट के चलते, मान लीजिए स्मॉल शेयर होल्डर की कैटेगरी में अभी भी शेयर बचे हैं, 15% रिजर्व किया था, मान लो स्मॉल शेयर होल्डर की कैटेगरी में अभी भी कुछ शेयर बचे हैं जो अपनी एंटाइटलमेंट के हिसाब से सब ले चुके हैं, लेकिन अभी भी बायबैक होना बाकी है। ओके, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं ऑप्शन एक्सरसाइज किया। कैसे बचा होगा? सोचो कैसे बचा होगा। एंटाइटलमेंट मिली, लेकिन एक शेयर होल्डर थे सी, वो कह रहे हैं हमें बेचना ही नहीं है, तो बच गया। अब बताओ स्मॉल शेयर होल्डर की कैटेगरी में जो बायबैक होने के लिए बचा है, उसमें पहला मौका किसको दिया जाएगा? उसी कैटेगरी में जो और ज्यादा लेना चाह रहा है, ठीक है। इसी एग्जाम्पल में समझना, मान लो इसी कैटेगरी में 1,000 शेयर बचे हैं लेना, लेकिन यहां पर स्मॉल शेयर होल्डर में सब अपने एंटाइटलमेंट के बराबर ही लेना चाह रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं बेचना चाह रहे हैं, तो ये 1,000 शेयर कहां से बायबैक होगा? जनरल कैटेगरी से। यानी अगर किसी कैटेगरी में ओवर एंटाइटलमेंट है तो पहले उसी कैटेगरी के बंदे को मिलेगा, जब वो भी एग्जॉस्ट हो जाएगा तो दूसरी कैटेगरी से सेट ऑफ होगा। अब बताओ आया कुछ कुछ? हाँ बेटा, ऐसा कुछ पूछना कि बाकी लोग को जो समझ आया है वो चला ना जाए। हाँ हाँ, स्मॉल शेयर होल्डर एंड बिग शेयर, दैट्स इट। हाँ 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 हाँ, वो अभी एक पॉइंट है आगे, बट वो बताएंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए समझो वो स्मॉल कैटेगरी में है और ये जनरल कैटेगरी में है। हाँ हाँ हाँ, पहले अपने अपने में होगा, ठीक है। अब अगर मान लो स्मॉल शेयर होल्डर का अपने वाले में सब कुछ होके भी बचा है, और उधर कुछ लोग ऐसे हैं जो लेना चाह रहे हैं जिनको मिल नहीं रहा है, तो बायबैक उनसे पूरा कर लिया जाएगा। कंपनी को तो पूरा बायबैक करना ही है, पहले वो कहेंगे जिसकी जो कैटेगरी है उसमें पूरा करो, अगर उसकी कैटेगरी एग्जॉस्ट हो गई तो आप दूसरी कैटेगरी से सेट ऑफ कर सकते हैं। अब आया? तुम्हें क्या नहीं आ रहा कृष्णा? कहाँ कहाँ रह, कहीं रह गए बीच में? हाँ हाँ, वो तो हमें पता है, सोचो तुम्हें पूछना क्या है, कुछ पूछना चाह रहे? अच्छा, ये भी एक बड़ा डाउट होता है, कई बार आपको समझ नहीं आता क्या पूछे। हाँ, ये एक प्रॉब्लम है। हाँ बेटा, क्या पूछ रहे हो? प्रायोरिटी दी जाएगी उसी कैटेगरी में। अच्छा, इसी का रिवर्स लेके चलो, मान लो जनरल कैटेगरी में लेके चलते हैं, ठीक है, सेम रिवर्स आएगा। जनरल कैटेगरी में मिस्टर बी थे जो ओवर अलॉटमेंट चाहते थे, मतलब वो उनको एंटाइटलमेंट था 10 बेचने का, लेकिन वो 20 बेचना चाहते थे। अब सबको सब कुछ देने के बाद भी कुछ शेयर बचे बायबैक के लिए, ठीक है। पहले किसको दिया जाएगा? बड़े बी को।
बड़े बी को देने के बाद भी उस कैटेगरी में कुछ शेयर बचे हैं बायबैक के लिए, अब बताओ किसको दिया जाएगा? वहां कोई और लेना नहीं चाह रहा तो इनको मौका मिल जाएगा। आप समझ आ गया? पहले जो एक्सेस शेयर्स हैं वो बायबैक करने का मौका उसी कैटेगरी के लोगों को दिया जाएगा। अगर उस कैटेगरी में सब खत्म हो गए, कोई नहीं लेना चाह रहा, तो फिर इधर से दोनों को मिला के उनको अपना बायबैक पूरा करना है कुल मिला के। अब ठीक है? हाँ हाँ एग्जैक्टली exactly. अगर वहां लिमिट पूरी हो गई तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, फिर नहीं मिलेगा आपको। फिर आप एंटाइटलमेंट 4 की थी, आप 8 बेचना चाहते थे तो 4 ही बेच पाओगे अगर वही कैटेगरी खत्म हो गई तो। ये सिचुएशन अराइज ही तब होगी जब किसी एक कैटेगरी में एक्सेस रह जाए। ठीक है? अगर सब में सबने सब कुछ ले लिया तो वही खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ पूछो। हम्म। जिस कैटेगरी का बचा है, इसमें पहले स्मॉल वाला पूरा हो गया और फिर बायबैक वाला था उनका भी, सॉरी जनरल वाला था उनका भी पूरा हो गया, अब भी बच गया तो कोई नहीं खरीदेगा, मतलब बायबैक ही नहीं होगा। ठीक है? कितना है पहले तो वो कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लिया ना कि 4,000 इनको, 6,000 इनको, 10,000 बायबैक करना है। अब उस 4,000 में, ठीक है, इनकी कैटेगरी में पहले देखा जाएगा, सबको मिल गया? हाँ मिल गया। कोई और खरीदना चाह रहा है इसी कैटेगरी में? बी कहेगा हाँ हम और खरीदना, मतलब और बेचना चाह रहे हैं, तो उनको दे दिया जाएगा। फिर पूछेंगे अभी भी बचे हैं 3,000, कोई और ले बेचना चाह रहा है? उन्होंने कहा नहीं हम लोग अब नहीं बेचना चाह रहे, तो ठीक है हम उनके पास ऑफर लेके चले जा रहे हैं। बस ये कहानी है। ठीक है? अब क्लियर है? ओके देखो यही लिखा था, आफ्टर एक्सेप्टिंग द शेयर्स, अब समझ में आएगा देखना, आफ्टर एक्सेप्टिंग द शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी टेंडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एंटाइटलमेंट। सबसे पहले तो एंटाइटलमेंट वाली बात पूरी करी गई, शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी लेफ्ट टू बी बॉट बैक। एंटाइटलमेंट के हिसाब से जिसको जितना बेचना था उसने बेच दिया, उसके बाद भी अभी कुछ बचे हैं। इफ इन एनी वन कैटेगरी shall first be accepted in proportion to the shares or other specified security tendered over and above their entitlement। ये over and above their entitlement समझ के कौन सी बात हुई? ये बी वाली, ये जो 8 थे, मतलब 8 एंटाइटलमेंट, 4 की एंटाइटलमेंट थी, 8 बेचना चाह रहे थे, कह रहे ओवर एंटाइटलमेंट दिया जाएगा इन द ऑफर बाय सिक्योरिटी होल्डर्स इन दैट कैटेगरी। और जब वो कैटेगरी भी पूरी खत्म हो जाएगी, देयर आफ्टर from security holders who have tendered over and above their entitlement in that other category। अब ठीक है? फाइन? आ गया सबको? पक्का? पहले अपनी कैटेगरी एग्जॉस्ट करेंगे फिर दूसरी कैटेगरी में जाएंगे। ठीक है? ये देखो क्या लिखा है, कैन अनरजिस्टर्ड शेयर होल्डर टेंडर हिज शेयर फॉर बायबैक। अनरजिस्टर्ड शेयर होल्डर कैसे हो सकता है? अनरजिस्टर्ड है और शेयर होल्डर भी है। क्या सिचुएशन हो सकती है कि कोई शेयर होल्डर अनरजिस्टर्ड है, उसके पास शेयर है लेकिन उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में नहीं लिखा है? सोच के देखो ये कैसे हो सकता है। उसके पास शेयर है, हाँ, मिस्टर ए ने अपना शेयर मिस्टर बी को बेच दिया, लेकिन ये बात अभी कंपनी में नहीं इन्फॉर्म्ड है, तो शेयर मिस्टर बी के पास तो है लेकिन कंपनी में इंफॉर्मेशन नहीं है, उसकी बात कर रहे हैं। कैन अनरजिस्टर्ड शेयर होल्डर टेंडर हिज शेयर? देखो, yes the unregistered shareholder may also tender his share for buyback by submitting the duly executed transfer deed। कह रहे हैं भाई ट्रांसफर डीड जो है वो तुम दिखा दो तो हम तुमको भी वो शेयर बायबैक करने का मौका दे देंगे। अब क्लियर है सबको? एनी डाउट? चैप्टर टफ तो नहीं लग रहा? ये तो बायबैक है, बचपन से पढ़ रहे थे, इजी है ना? इजी है कि नहीं? अच्छा जो चीजें अभी तक नहीं पढ़ी थी वो आपको इजी लग रही थी, डी लिस्टिंग करा लो, लिस्टिंग करा लो, और ये पहले पढ़ चुके थे बाय बैक, ये आपको नहीं समझ आ रहा। एस्क्रो सुना है क्या होता है? डाउट है? हाँ बेटा। हाँ टेक्निकली एज ऑन रिकॉर्ड डेट देखा तो वन रजिस्टर्ड था, ठीक है, तो उसके पास ऑप्शन तो था नहीं, उसको मौका मिला नहीं बाय बैक का, बट यहाँ ये कह रहे हैं कि स्टिल इफ ही वांट्स टू पार्टिसिपेट तो कैन ही पार्टिसिपेट।
हाँ एग्जैक्टली उन्हीं को मिलेगा मतलब जिसने सेलर होगा उसको मिला होगा ऑफर, बट उसने जिसको बेचा था उससे ये बोल दिया कि तुम अपनी ट्रांसफर डीड अगर दे दो तो आई कैन पास ऑन द ऑफर टू यू। वैसे भी जो सेलर उसको मतलब ही नहीं, वो तो शेयर बेच ही चुका है। ठीक है। अच्छा। हाँ एग्जैक्टली ये ज्यादा इतना वैलिड ही नहीं है डीमैट के बाद, डीमैट में तो इमीडिएट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हमको बस ये बता दो एस्क्रो अकाउंट क्या होता था, फिर इसको आगे कंटिन्यू बाद में करेंगे। एस्क्रो अकाउंट याद है क्या होता था? हाँ हाँ, एस्क्रो अकाउंट का पर्पस होता था सिक्योरिटी पेमेंट के लिए, कि कंपनी ने आज हम बाय बैक करेंगे और जब पैसा देने की बारी आई तो कंपनी का पैसा तुम्हारे पास है ही नहीं, होता तो हम उन लोग को ना दे देते क्रेडिटर्स को। ऐसा ना हो, इसके लिए बायबैक होने के पहले ही कुछ पैसा सिक्योरिटी तौर पर अलग एक अकाउंट में जमा करा दिया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्क्रो अकाउंट। टेक्निकली पेमेंट करने के लिए दो अकाउंट्स बनते हैं, एक एस्क्रो अकाउंट होता है और एक स्पेशल बैंक अकाउंट होता है। एस्क्रो अकाउंट में हम सिक्योरिटी पर्पज के लिए पैसे जमा करते हैं, और जब फाइनल पेमेंट करनी होती है तो स्पेशल बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर होता है। एस्क्रो का पैसा ट्रांसफर होगा स्पेशल बैंक अकाउंट में, और स्पेशल बैंक अकाउंट से पैसा दे दिया जाएगा शेयर होल्डर्स को। तो ये दो अकाउंट खुलते हैं, एस्क्रो सिक्योरिटी पर्पस के लिए और स्पेशल बैंक अकाउंट पेमेंट पर्पस के लिए। ठीक है, ये एस्क्रो अकाउंट था। अब देखो इसमें वही है, कंसिडरेशन अगर आप देखो सेम है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अभी एस्क्रो एक दो जगह और बनेगा। एक एस्क्रो आपने कहा देखा, डीलिस्टिंग में देखा, एक एस्क्रो बायबैक में आया, अभी एक जगह और एस्क्रो आएगा टेक ओवर में। ठीक है, टेक ओवर में भी तो पेमेंट करनी है। बताओ कैसे? टेक ओवर मतलब क्या हुआ, हम आपके शेयर खरीद रहे हैं, आपके शेयर खरीदना मतलब हमें पैसा देना है, पैसे देने का मतलब एस्क्रो बनेगा। ठीक है, और एस्क्रो सबके अलग अलग हैं, ये ध्यान रखना, यूनिवर्सल एस्क्रो नहीं है, सबके एस्क्रो के प्रोविजंस अलग हैं। हाँ एग्जैक्टली exactly. इसमें तो फिर भी आपको आई थिंक यही पढ़ा था आपने, है ना? इसमें तो ये सेम है, लेकिन देखो ये डिफरेंट है। ये देखो नीचे मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग एस्क्रो में वहां इतने पॉइंट्स नहीं थे, याद आया? वहां कैश था, बैंक गारंटी था। और यहाँ देखो डिपॉजिट ऑफ फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। यहाँ एस्क्रो बनाने का तरीका अलग है, और टेक ओवर में तो ये भी अलग है, अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन भी अलग है। आई जस्ट वॉन्ट टू से इज दैट कि एस्क्रो के प्रोविजन सब में अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना एग्जाम में कि किसका एस्क्रो आ रहा है। क्लियर? ठीक है, चलो इसको अभी स्टॉप करेंगे, यहां तक का पढ़ना। फिर अभी ये प्रोसेस देखो खत्म नहीं हुआ है, एस्क्रो बनेगा, फिर क्लोजर होगा, पेमेंट होगा, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ सर्टिफिकेट्स होंगे, यहां पे प्रोसेस खत्म हुआ। इसके बाद देखो सेकंड प्रोसेस शुरू होगा, बाय बैक फ्रॉम ओपन मार्केट। ठीक है, ओके चलो। हैव वाटर एंड देन वील हैव ECIPL। वाटर लाए हैं,